आज का हमारा पहला टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले अर्थात पृथ्वी बनी कैसे, इस बात को जानने से पहले हमें इस बात को भी जान लेना आवश्यक है कि सौर मंडल क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि सौर मंडल को इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि जो पृथ्वी है वो इस सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा पहला टॉपिक इस पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत होगा वो आपका है सौर मंडल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को अगर हम लोग ध्यान से देखें और इसके बारे में तथ्यों को जुटाते हैं तो 4.56 बिलियन वर्ष पूर्व इस सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। 4.56 बिलियन वर्ष पूर्व इस सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। अब सौर मंडल है क्या? सौर मंडल वास्तव में सूर्य और इसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, पुच्छल तारा, धूल के कण और गैसों का एक तरीके से पुंज है या कहिएगा समूह है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई। जो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति बात करते हैं हम लोग, तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में या कहिएगा आदि काल में, जब जिस समय आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जो आपका ब्रह्मांड था, वहां पर उस ब्रह्मांड में ढेर सारे धूल के कण और गैस थे। वही धूल के कण और गैस कि जो बादल हैं वो आपस में जो है जुड़ते चले गए, एक तरीके से कहिएगा क्या होते गए? संगठित होते चले गए परस्पर आकर्षण बल के कारण। और संगठित होते हुए यही आपके धूल के कण और गैस के बादल 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों में परिवर्तित होते चले गए। अब वर्तमान समय में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो इस जो सोलर मंडल आपका देखते हैं, आपका सोलर सिस्टम, सौर मंडल, इसमें कुल आपको 8 ग्रह मिलते हैं। इसके पूर्व 8 ग्रह जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत कुल 9 ग्रहों को सम्मिलित किया जाता था। 24 अगस्त सन 2006 को विश्व की सर्वोच्च खगोलीय संस्था, जिसे हम लोग कहते हैं IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल परिषद, ने जो प्लूटो है इसको ग्रह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो ग्रह की एक परिभाषा है उस पर यह प्लूटो ग्रह खरा नहीं उतरा। तो अब वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी रह गई? सिर्फ 8 रह गई। ध्यान दीजिएगा, इस प्लूटो का एलिमिनेशन कब हुआ है? 24 अगस्त सन 2006 को। लेकिन ये जो IAU का जो सम्मेलन आपका हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, यह सम्मेलन सन 2006 में चेक गणराज्य के प्राग शहर में आयोजित किया गया था। क्यों इसको प्लूटो को बाहर किया गया? क्योंकि सामान्यतः एक बात आप जो जानते हैं और सभी लोग पढ़ते हैं इस बात को कि प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार क्यों किया गया। क्योंकि हम ये जानते हैं पृथ्वी सहित जो भी आपके हैं 8 ग्रह, वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जो है परिक्रमा करते हैं। देख रहे हैं ना, ये जितने भी ग्रह हैं इन सबकी अपनी ऑर्बिट है।
और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जितने भी ग्रह हैं इनमें से किसी की भी ऑर्बिट दूसरे ग्रह की ऑर्बिट अर्थात कक्षा को काटता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, को काटता नहीं है। देख रहे हैं ना, यहां पे किसी की भी ऑर्बिट को नहीं काटता। लेकिन जो प्लूटो का ऑर्बिट था वो जो है अन्य ग्रहों की कक्षाओं को काटता है। क्या करता है ये? अन्य ग्रहों की कक्षाओं को काटता है। इस आधार पर इस प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया और 24 अगस्त सन 2006 को ही इस प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। बौने ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। क्लियर है? यहां पे सौर मंडल की संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं सूर्य सहित उसके 8 ग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप पहले सेक्शन पर आप देख रहे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका सूर्य है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सबसे नजदीक आपको मिलेगा बुध, उसके बाद आपको मिलेगा शुक्र, और आगे बढ़ते हैं यहां पर शुक्र के बाद फिर आपको मिलेगा पृथ्वी, फिर मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और आगे बढ़ते हैं शनि, और लास्ट में आइएगा, ये कुल कितने आपके हो गए? 6। लास्ट में आइएगा तो 2 आपको और मिलते हैं, अरुण और वरुण। ये आपके कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है इन ग्रहों के भी देखिएगा क्रम बदलते जा रहे हैं। अगले पर हम जो देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, बुध अर्थात सबसे छोटा है ये, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। ये जो आप क्रम देख रहे हैं, ये क्रम आप जो देख रहे हैं, ये क्रम असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में ये आपके सोलर सिस्टम की एक संरचना है। संरचना के अंतर्गत जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं यहीं पर ही, यहां पर ग्रहों की संरचना मतलब उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर, उसकी आंतरिक संरचना या उसकी बनावट कैसी है। ध्यान दीजिएगा, इन ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इन ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक, आंतरिक ग्रह, और दूसरा क्या है? बाह्य ग्रह। ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त भी नाम हैं इनके। जो आंतरिक ग्रह हैं इन्हीं को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पार्थिव ग्रह। ठीक,
और जो आपके बाह्य ग्रह हैं इनको हम लोग जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, जोवियन ग्रह। साथ साथ ध्यान दीजिएगा जो पार्थिव हैं इनको एक नाम हम लोग और देते हैं छोटे ग्रह, और इनको हम लोग कहते हैं बृहद ग्रह। तो सौर मंडल की संरचना के अंतर्गत ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक पार्थिव या छोटे ग्रह, जबकि बाह्य जोवियन या बृहद ग्रह। ध्यान दीजिएगा जो आंतरिक ग्रह हैं, जो आंतरिक वाले हिस्से हैं आंतरिक ग्रह, ये जो है चट्टानी संरचना वाले हैं, चट्टानी संरचना वाले हैं। और जबकि जो बाह्य ग्रह हैं ये गैसीय संरचना वाले हैं। कैसे हैं ये? गैसीय संरचना वाले हैं। क्योंकि ये जो चट्टानी संरचना वाले हैं तो जाहिर सी बात है ये भारी भी होंगे, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे इसके बारे में। इसके अंतर्गत किनको किनको सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं? ध्यान दीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो आप चार ग्रह देख रहे हैं इनको हम लोग आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जबकि जो अगले आपके चार ग्रह हैं कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चार ग्रह ऐसे हैं जो कि बाह्य या जोवियन या बृहद ग्रह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और जिनकी संरचना गैसीय है। कैसी है इनकी संरचना? गैसीय है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके डिवीजन था आपका गैसों का, ये ग्रहों का, जिसमें हम लोग आंतरिक ग्रहों को चट्टानी ग्रह और बाह्य ग्रहों को गैसीय ग्रह, गैसीय संरचना वाला हम लोग मान रहे हैं। यहां पर इनकी विशेषताएं क्या क्या होंगी, क्वालिटीज। जैसे हम लोग बात करते हैं आंतरिक के बारे में तो ध्यान दीजिएगा जो इनका निर्माण हुआ है आंतरिक ग्रहों का, ये सूर्य के निकट हुआ है। कहां हुआ है? सूर्य के निकट। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं इनका निर्माण सूर्य से दूर हुआ है। इनका निर्माण सूर्य के निकट और इनका निर्माण सूर्य से दूर। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सूर्य से नजदीक हैं, क्या है ये? सूर्य से नजदीक हैं, तो जो इनका तापमान है, टेम्परेचर, विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आंतरिक ग्रह के बारे में, तो इसका तापमान क्या होगा? अधिक, और इसका तापमान क्या होगा? इनके तापमान कम पाए जाएंगे। अब देखिए, निर्माण सूर्य से नजदीक और सूर्य से दूर, तापमान अधिक और तापमान कम। अगले पर हम लोग बात करते हैं इनकी जो है धात्विक संरचना। तो ये जो है अगर देखिएगा धातुओं से निर्मित है। क्या है ये? धातुओं से निर्मित है। जबकि इनके बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो इन ग्रहों में धातुओं का प्रतिशत जो है क्या होता है? कम पाया जाता है। धातुओं का प्रतिशत कम पाया जाता है। अगले पर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, घनत्व। जब घनत्व बात करिएगा, क्योंकि यहां पर धातु ज्यादा पाए जा रहे हैं तो इनका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। और यहां पर आइएगा इनका घनत्व क्या होगा? कम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सूर्य से नजदीक हैं, घनत्व इनका अधिक है, धातुओं से निर्मित है, तापमान अधिक पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, साथ ही साथ यहां पर आइएगा तो आपको
इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या यहां पर क्या मिलेगी? कम। जब भी आपको एलिमिनेशन के प्रोसेस पे आइएगा तो अगर सूर्य से नजदीक कोई अगर आपको मिल रहा है वहां पर प्लैनेट, तो एक बात ये आप ध्यान से रखिएगा कि जाहिर सी बात वहां पर है उपग्रहों की संख्या आपको क्या मिलेगी? वहां पर कम मिलेगी। क्लियर हुआ? या तो नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे जैसे सूर्य से दूर जा रहे हैं आप, तो इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। क्लियर हुआ? अब एक बात और, चूंकि इनकी जो धात्विक मतलब इनकी जो संरचना है उसमें धातुओं का योगदान ज्यादा है। क्या है इनका? धातुओं का योगदान ज्यादा है। तो एक बात और भी याद रखिएगा, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चूंकि संरचना धात्विक है इनकी, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी यहां पर, और यहां पर आइएगा तो यहां पर शक्ति क्या होगी? कम पाई जाएगी। तो ये देखिएगा संरचना के आधार पर जो हमने ग्रहों का आपको एक डिवीजन आपके सामने हमने रखा, वहां पर ये इन ग्रहों की एक सामान्य विशेषता भी है। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक नहीं, ये जनरल उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब लोग यहां पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं इसी सोलर सिस्टम में ही किसके बारे में बात करेंगे? सूर्य के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग आपका सूर्य है। ध्यान दीजिएगा, जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है उसमें सूर्य का भी योगदान है, या कह सकते हैं जो सौरमंडल है इसका जनक कौन है? सूर्य। और उस सौरमंडल के केंद्र में क्या है? आपको सूर्य मिलेगा, और उसी सौरमंडल के जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु जो भी आप सुनते हैं, उन सब के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य। और यही उसका प्रधान स्रोत भी है। यह सूर्य एक तारा है जो कि मध्यम आयु का तारा है और जो लगभग संतुलित हो चुका है। इन तारों की उत्पत्ति होती है, ये तारे पैदा भी होते हैं और धीरे धीरे बूढ़े होकर के एक श्वेत वामन में बदल जाते हैं। अर्थात एक तरीके से कहिएगा तो आपने सुना होगा ब्लैक होल, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अभी वर्तमान में संतुलित अवस्था में है और इसकी जो आयु है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। जबकि इस सूर्य का अगर हम लोग व्यास देखते हैं, ठीक है ना, जो इसका रेडियस है वो 13.84 लाख किलोमीटर है। और इस सूर्य का जो द्रव्यमान है, अर्थात सूर्य बना किस चीज से है, जो इसका मास है वो किसकी वजह से है, तो यहां पर देखते हैं कि सूर्य के टोटल आपके मास में 70% जो कंट्रीब्यूशन है, 70% का जो योगदान है वो हाइड्रोजन का है, जबकि 28% यहां पर हीलियम गैस पाई जाती है और 2% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम और यूरेनियम के पाए जाते हैं। और ये जो सूर्य है आपका, ये प्रति सेकेंड 40 लाख टन ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। एक बात और, अगर हम लोग बात करें, जो सूर्य है ये भी पृथ्वी की तरह अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमता है, अर्थात रोटेशन करता है या घूर्णन करता है। ये रोटेशन या घूर्णन कितने दिनों का अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये जो रोटेशन या आपको घूर्णन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 25 इंटू 365 डेज, ठीक ना। अर्थात पृथ्वी का एक वर्ष या पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 365 दिन। और 365 दिन को आप 25 से गुणा कर दीजिए, अर्थात इतने के बराबर जो दिनों की संख्या आएगी, उतने दिनों में सूर्य अपने अक्ष पर एक चक्कर गोल गोल घूम लेता है। और याद करते हैं, यही सूर्य पृथ्वी की तरह ही
जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है किसी पिंड के चारों ओर, यही सूर्य मंदाकिनी या जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं उसके चारों ओर गोल गोल घूमता है, अर्थात परिक्रमा करता है या रेवोल्यूशन करता है। ठीक, और ये जो रेवोल्यूशन है यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं, 25 करोड़ वर्ष में यही सूर्य एक परिक्रमा पूरी करता है। क्या करता है ये? 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा ये पूरी करता है। जबकि इस सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं ये जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, इनको पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। बात समझ में आई? यहां पर अगले पे हम लोग देखते हैं ये जो सूर्य आपका है इसकी संरचना क्या है। अगर सूर्य की संरचना को हमको समझना है यहां पर, तो सूर्य की संरचना को समझने के लिए हमें इस ग्राफिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सूर्य को जो है, इसके सूर्य को 4 भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं यहां पर, कोर, फोटोस्फीयर, कोरोना और क्रोमोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको कोर मिलेगा, फिर आपको फोटोस्फीयर मिलेगा, फिर आपको क्रोमोस्फीयर मिलेगा और लास्ट में आपको कोरोना मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं हिस्से, इन्हें हम लोग कहते हैं सौर लपटें, सोलर फ्रेम। आपने पढ़ा होगा वहां पर सौर कलंक, सौर कलंक आपने पढ़ा होगा। ये जो सौर कलंक है जिसे हम लोग कहते हैं सन स्पॉट, ध्यान दीजिएगा, ये सन स्पॉट पड़ते कहां पर हैं? ये सन स्पॉट पड़ते हैं फोटोस्फीयर पर, इस प्रकाश मंडल पर। इसी प्रकाश मंडल पर ये सन स्पॉट पड़ते हैं और इन सन स्पॉट की वजह से जो सूर्य का तापमान है वो ज्यादा हो जाता है। अर्थात इसका आशय क्या हुआ, इन सोलर स्पॉट्स के तापमान, टेम्परेचर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और ये जो आपके स्पॉट्स पड़ते हैं ये हमेशा नहीं रहते हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनके बनने और बिगड़ने में लगभग ये मान के चलिए 11.1 वर्ष का समय लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं सौर चक्र। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सौर चक्र भी कहते हैं।